नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तोरिया की उन्नत किस्में और बुआई की वैज्ञानिक तकनीक। अरहर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। प्रदेश के जिन किसानों के खेत अभी खाली पड़े हैं, वे इनमें तोरिया की खेती कर सकते हैं। तोरिया से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी होगी, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंदन कुमार। किसान भाइयों, तोरी का जो फसल है 15 सितंबर के बाद जो है सो बुआई के लिए शुरू हो जाता है। इसमें जो है सो हम लोग सब प्रथम जो है प्रभेद का चयन कर सकते हैं। अच्छे प्रभेदों का जो है हम लोग जो है सो चयन करके जो है सो अच्छा पैदावार ले सकते हैं। इसमें जो आगात किस्में हैं वो हम लोग जो है सो जैसे कि बरुना है, इसका उपज जो है 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी अवधि जो है 125 से 130 दिन की होती है। दूसरा प्रभेद है पूसा बोल्ड, इसका जो दियरा क्षेत्र है उसमें ये प्रभेद जो है अच्छा परफॉर्म करता है। इसकी उपज जो है 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है और ये प्रभेद जो है 125 दिनों का है। इसमें एक और प्रभेद है क्रांति, जो कि सिंचित खेती के लिए उपयोग में आता है। इसका उपज जो है 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पिछात किस्म में अभी राजेंद्र सुफलाम, राजेंद्र राय, राजेंद्र अनुकूल, हम लोग इन प्रभेदों का जो है सो चयन कर सकते हैं। इसमें जो है सो खेत तैयार करने की अगर बात करें तो इसमें जो है सो बुआई से 15 से 20 दिन पहले 100 क्विंटल जो है सो कंपोस्ट जो है खेत में जो है सो अच्छी तरह से डाल करके जो है सो खेत में जो है रोटावेटर से जुतवा के जो है खेत में मिलवा दे। इसके अलावा जब बुआई के 1 से 2 दिन पहले जो है जब खेत तैयार करने की बात आती है तो उसमें पहले देखना होगा कि खेत में हम लोग की नमी है कि नहीं। अगर नमी कम होती है तो बुआई के 5 से 7 दिन पहले एक पटवन जो है सो हम लोग दे सकते हैं। और जो किसान भाई अभी बुआई कर रहे हैं तो वो बुआई के 2 दिन के अंदर ऑक्सीफ्लोरोफिन दवा की 700 से 800 मिलीलीटर मात्रा को लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में पीछे की ओर चलते हुए फ्लैट फैन नोजिल की सहायता से छिड़काव करें, जिससे फसल 40 से 45 दिनों तक खरपतवार मुक्त रहेगी। इसके अलावा जो है सो हम लोग बीज दर की बात करें तो 5 kg जो है सो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है हम लोग इसमें जो है सो बीज दर उपयोग कर सकते हैं। बीज को जो है सो उपचारित करना जो है इसमें अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें जो है फफूंदजन्य बीमारियों का जो है सो प्रकोप देखा जाता है जो कि बीज जनित है। इसमें जो है सो हम लोग बीज उपचार करने के लिए जो है सो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति kg बीज से जो है हम लोग उपचार कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो खेत तैयार करने में उर्वरक की बात करें तो 80 kg जो है सो नाइट्रोजन जो है सो हम लोग जो है सो उपयोग कर सकते हैं। 40 kg जो है DAP और 40 kg पोटाश जो है सो हम लोग खेत में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, तोरिया फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। तोरिया तिलहनी फसल है, इसलिए इसमें सल्फर युक्त उर्वरकों जैसे सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करना चाहिए। यदि सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध ना हो तो आप जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाए हैं तो वो सिंचित दशा में यूरिया 130 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की आधी और फास्फेट की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची हुई यूरिया का प्रयोग आप खड़ी फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था पर करें।
इसके लिए क्या है कि अगर किसान भाई जो है सो धान का फसल काटते हैं, काटने के तुरंत बाद जो है हम लोग सीड ड्रिल या जीरो टिलेज मशीन से जो है इसको जो है खेत में 30 सेंटीमीटर रो टू रो और 15 सेंटीमीटर जो है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम लोग जो है सो मेंटेन करके जो है सो पंक्ति में बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे ये तोरी के फसल में जो है सो 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रथम सिंचाई बुआई के 20 दिन के भीतर जो है सो हम लोग कर सकते हैं और दूसरी सिंचाई जो है सो हम लोग जो फली बनने की अवस्था होती है उस समय कर सकते हैं। किसान भाइयों, तोरिया की फसल को फूल निकलने और दाना भरने की अवस्थाओं पर उचित नमी की जरूरत होती है। इसलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इन दोनों अवस्थाओं पर सिंचाई करना जरूरी है। यदि आपके पास एक ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो आप फसल में फूल निकलने के समय सिंचाई करें। इसके अलावा जो है सो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर जो है सो निकाई गुराई की आवश्यकता होती है। प्रथम निकाई गुराई जो है हम लोग 20 से 25 दिन पे कर सकते हैं सिंचाई से पहले, और दूसरी निकाई गुराई जो है सो 45 से 50 दिन पे कर सकते हैं। तो इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि तोरिया फसल का प्रबंधन करते हैं तो आपको आगे चलकर औसतन 12 से 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, अरहर की खेती अपने राज्य बिहार में बहुत से किसान भाई करते हैं और जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई समय से कर दी थी उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करने की जरूरत होती है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्याशु शेखर। मूलतः हमारे जो अधिकांश प्रभेद जो किसानों ने लगाए होंगे वो 2 तरह के हैं। वो 120 से लेके 140 दिन या फिर 140 से लेके 160 दिनों के प्रभेद को उन्होंने लगाया होगा। और जो इसका मुख्य रूप से लगाने का समय है वो है 15 जून से लेकर के जुलाई के पहले सप्ताह तक किसान लगा लिया होगा। तो आमतौर पे उनके जो अरहर के फसल है वो 25 से 30 दिनों के बीच में है। चूँकि इसकी खेती बरसात के समय में करते हैं, खरीफ फसल में करते हैं, तो उसमें खरपतवार की समस्या सबसे अधिक आती है। तो जो वैज्ञानिक अनुशंसा है उसमें कि हम जब अरहर की फसल लगाएं तो उसके बीज लगाने के जस्ट बाद प्री इमरजेंस जो हमारा हर्बिसाइड है, पेंडिमेथिलीन है, वो लगभग 3-3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से 800 से 1000 लीटर पानी में उसका अच्छी तरह स्प्रे कर देने पे खरपतवार की समस्या अगले 1 माह तक नहीं आती है। परंतु जिन किसानों ने किसी कारण से नहीं किया है या उनमें खरपतवार की समस्या आ रही है, तो जब हमारा 25 से 30 दिनों का अरहर का पौधा तैयार होता है उस समय अगर खरपतवार की समस्या है तो जो हमारा पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी है उसका प्रयोग करना चाहिए। और इसमें हमारे पास जो रसायन है वो है इमाजेथाइपर, तो उसका प्रयोग हमें 7.5 ml जो है वो 800 से 1000 लीटर पानी में अगर हम प्रति हेक्टेयर के दर से अगर उसकी छिड़काव कर देते हैं तो हमारा खरपतवार काफ़ी हद तक नियंत्रण में हो जाता है। खरपतवार निकालने के यंत्र आते हैं निराई गुराई के, चाहे वो ग्रबर वीडर है, कोनो वीडर है या अन्य वीडर है, उसका प्रयोग किसानों को करना चाहिए।
यदि उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है या किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, तभी हमें उसमें जो हमारे विभिन्न खरपतवारनाशी रसायन है उसका प्रयोग करना चाहिए। अच्छी उपज के लिए पौधों में अधिक शाखाओं का होना जरूरी है, इसलिए जब फसल 35 से 45 दिन की हो जाए तब निपिंग करना होता है। इससे पौधे में कई शाखाएं निकलती हैं, जिससे उपज में इजाफा होता है। उगठा और झुलसा आने के मुख्य कारणों में खेत में जल जमाव है, इसलिए जल निकास की उत्तम व्यवस्था रखें। अरहर के साथ अंतवर्ती फसल ज्वार लेने से भी बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। ज्वार के अलावा मक्का, सोयाबीन या मूंगफली की भी फसल ले सकते हैं। जिन किसानों ने मेर पे बुआई नहीं की है या कियारियों में जिन्होंने बुआई नहीं की है या जिन्होंने रेज बेड प्लांटर से अरहर की बुआई नहीं की है, तो 20 दिनों के बाद उनको अरहर के ऊपर में मिट्टी चढ़ाना चाहिए। और मिट्टी चढ़ाते वक्त यूरिया के प्रयोग से बचना चाहिए, बल्कि डीएपी अगर वो चाहे तो डीएपी साथ में उसको डाल दें। चूँकि बरसात के समय में मिट्टियों में नमी ज़्यादा हो जाती है, तो उससे पौधों को बचाने में आसानी होती है। जो अरहर में मुख्य तौर पे अभी जो रोग लगता है वो है मंजा रोग, जिसके कारण पत्तियां हमारी पीली पड़ जाती हैं, पौधे छोटे रह जाते हैं। तो उससे अगर उसका प्रकोप दिखाई पड़ता है तो जो हमारे पीली पौधे हैं उनको निकाल देना चाहिए और एमिडाक्लोरोपिड 1 ml प्रति लीटर के दर से हमको स्प्रे कर देना चाहिए। क्योंकि बरसात के समय है तो कई जगह पे हम जब खेतों में जाते हैं तो देखते हैं पत्ती उनके कटे हुए हैं कीड़ा लगने के कारण। तो यदि उसमें कटे हुए पत्ते दिखाई पड़ते हैं तो क्लोरोपोरिफास 1 से 2 ml रोग की तीव्रता को देखते हुए 1 से 2 ml प्रति लीटर की दर से हमें उसका छिड़काव कर देना चाहिए, तो उस कीट से हमारा नियंत्रण हो जाता है। उसके अलावा जो एक प्रमुख रोग देखने को मिलता है वो है इसमें तना विगलन का रोग। चूँकि बरसात का समय है तो उसमें तना विगलन का रोग दिखाई पड़ता है, जो फफूंद जनित रोग है। तो अगर इसके लिए जो हमारे रोग रोगी प्रभेद हैं उनका चयन ही करना चाहिए। और कई बार पत्तियों में धब्बे दिखते हैं या चकत्ते दिखते हैं, तो इसमें भी पत्तियों जो है वो पीले हो जाते हैं, धब्बे दिखाई पड़ते हैं, तो हमें कार्बेंडाजिम और माइकोजेब जो है वो 1 ग्राम पर लीटर जो है उसका स्प्रे करना चाहिए। उगता रोग का भी प्रकोप इसमें दिखाई पड़ता है, इसके लिए हमें जल निकासी का प्रबंध करना चाहिए। खेत में जल भराव न हो इसको सुनिश्चित करना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मटर एक ऐसी फसल है जिसकी फलियों का प्रयोग सब्जी और दाने का प्रयोग दाल के रूप में होता है। फिलहाल अभी सब्जी के लिए मटर की खेती की जा सकती है, क्योंकि अभी मटर की बुआई करने पर आने वाले समय में इसका दाम किसानों को अच्छा मिल जाता है। लेकिन इसकी भरपूर उपज लेने के लिए उम्दा किस्मों का चयन और वैज्ञानिक तरीके से बुआई करनी होगी। तो चलिए अगेती मटर की बुआई तकनीक पर जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर गौतम कुणाल से। तो किसान भाइयों, जो सब्जियों वाली मटर की खेती है वो अभी जो हमारा अगस्त का महीना समाप्त हुआ, इसके बाद जो सितंबर से शुरू होगा वो इसके लिए सबसे अनुकूल माना गया है।
मटर फली के अधिक उत्पादन के लिए बुआई हल्की ठंड पड़ने पर ही करें, जिसके लिए यह समय बिल्कुल उपयुक्त है। इससे अधिक उपज लेने के लिए खेत की तैयारी ठीक तरीके से करें, जिससे फसल के साथ उगने वाले खरपतवार कम उगे। उसके लिए हमारी मृदा दोमट और भुरभुरी होनी चाहिए। ये मिट्टी हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके लिए अनुकूल है? तो हमें क्या करना है कि उस मिट्टी को अपने मुट्ठी में हाथों में दबा करके और देखना है। अगर वो मिट्टी किसी चीज का आकार ले रही है तो समझना है कि वो मिट्टी ये मटर की खेती के लिए अनुकूल है। एक जो मिट्टी पलटने वाली मशीन है उससे जुताई करवानी है और 2 कल्टीवेटर से जुताई करवाने के बाद उसको पाटा करवा देना है। 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग कंपोस्ट या फिर फार्म यार्ड मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रासायनिक खाद में हम लोग को इस्तेमाल करना है यूरिया, जो कि 110 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जाएगा। DAP का हम लोग 132 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करते हैं और पोटास 102 केजी पर हेक्टेयर की दर से। अब जो हम लोग रासायनिक खाद ले रहे हैं, जिस समय हम सोइंग करेंगे उस समय पे आधा मात्रा यूरिया का एक बार हम लोग डाल देंगे और उसके बाद बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद बाकी दूसरी मात्रा हम लोग इसमें छिड़काव करते हैं। फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छा होगा कि आप यूरिया का खड़ी फसल में स्प्रे करें। यह स्प्रे जब फसल में फलियां बनना शुरू हो जाए तब करें। 1 लीटर पानी में 20 ग्राम यूरिया की दर से घोल तैयार करके स्प्रे करें। अब आता है कि हमें प्रभेदों का चयन, कौन से प्रभेदों का चयन करना है। तो सब्जियों वाली मटर की खेती के लिए मुख्यतः 3 तरह के प्रभेद है जो कि अलग अलग अवधि के होते हैं। अगर हम अगेती अवधि की बात करें, जो पहले जल्दी से पक कर के कट जाएंगी, उनमें आता है हमारा अर्का नीलम। अगर मध्यम अवधि वाली सब्जी मटर की सब्जी वाली बात करें तो उसमें हमारा आता है आजाद मटर और अर्का संपन्न। वहीं अगर हमें जो लेट से मैच्योर होने वाली वैरायटी है उसमें हमारा आता है पंत उपहार और जवाहर मटर 1। अब वैरायटी के सिलेक्शन के बाद आता है कि हमें किस बीज दर क्या होना चाहिए। तो जो सब्जियों वाली मटर की खेती में हमें 40 से 50 हेक्टेयर की दर से बीज को चयन करना है। अब बीज को लगाने से पहले हम लोग बीज को शोधित करते हैं। उसके लिए हमें कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशक है, उसका 2 ग्राम 1 केजी बीज के लिए हम लोग उपचारित करते हैं। और वहीं अगर राइजोबियम कल्चर हम लोग ले रहे हैं तो राइजोबियम कल्चर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं 200 ग्राम। आपको 10 केजी सीड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी जब हम लोग खेतों में इसको लगाएंगे तो हमारा जो रो टू रो होगा, यानी कि कतार से कतार की दूरी, वो 30 से 50 सेंटीमीटर होगा। वहीं पौधे से पौधे की दूरी होगा 6 से 15 सेंटीमीटर। फसल में अगर खरपतवार अधिक उगने की संभावना हो तब बुआई के बाद 3 दिन में खरपतवार नाशी पेंडिमेथिलिन की 3.3 लीटर मात्रा लगभग 600 लीटर पानी में घोलकर पीछे चलते हुए स्प्रे करें। इससे 40 से 45 दिनों तक फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं। उसके बाद उगने वाले खरपतवार फसल को नुकसान नहीं करते। अब फाइनली जो हमारा अंततः जो ऐसा करने के बाद जो हमारी उपज आएगी वो 50 से 75 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर। और इससे हमारा इसको एक चीज और ध्यान देना है कि नॉर्मल किसान लोग क्या करते हैं कि हम लोग पौराणिक जो पद्धति हमारा चला आ रहा है कि बीज लेकर के खेतों में छिड़काव कर देते हैं। अगर हम लोग इसको रेस बेड करके इसकी खेती करें तो पहले से कई गुना ज्यादा हम लोग इसकी उपज लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, चाहे तो हम मशीन से, जो हमारा रेस बेड प्लांटर मशीन आता है उससे लगवा सकते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है गांव फुलहारा, जिला समस्तीपुर के प्रमोद कुमार ने। आपने वर्टिकल फार्मिंग के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, अभी जो जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है, हम आप सभी लोग देख रहे हैं कि जिस समय हमें वर्षा चाहिए या जितना फसल के लिए आवश्यक तापमान चाहिए
वह तापमान हमें मिल नहीं रहा है। परिणामतः हमारे फसल उत्पादन पे उसका कुप्रभाव पड़ रहा है। नित्य जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि की जोत छोटी हो रही है, सो हमें सीमित भूमि में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए हमें अनाज की आवश्यकता पड़ रही है। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे जल हो गया, भूमि हो गई, उसकी नित्य कमी होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण नए नए इंसेक्ट पेस्ट का प्रकोप फसलों में बढ़ा है, या बाढ़ आ जाने पे हमारे कृषक बंधुओं को मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से हम अपने फसल उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी उत्पादकता को बढ़ा पाते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा पाते हैं। कृषि जोत सिकुड़कर अव्यवहारिक बन रही है और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधे को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में उगाया जाता है। ये लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इससे पौधे को अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ने और हर पौधों तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है। हमारी यह पारंपरिक अवधारणा थी कि पौधों के विकास के लिए मिट्टी बहुत ही आवश्यक है, जबकि वास्तविकता यह है कि मिट्टी वह आधार है जिसमें कि विभिन्न पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो नई विधा आई है उसमें हम पानी के अंदर ही विभिन्न घुलनशील जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ऐसी तकनीक जो बिना मिट्टी के जल के विभिन्न घोलों के द्वारा फसल उत्पादन की जो तकनीक है उसको हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं। एक अवधारणा है कि हाइड्रोपोनिक बस एक विधा है, जबकि हाइड्रोपोनिक के विभिन्न जो उनमें हम तकनीकों का प्रयोग करते हैं उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक विभिन्न तरह के होते हैं, चाहे वो एक्टिव फ्लाई सिस्टम कह ले, पैसिव फ्लाई सिस्टम हाइड्रोपोनिक सिस्टम कह ले, या वीक हाइड्रोपोनिक सिस्टम कह ले, या डीप वाटर कल्टीवेशन टेक्निक कह ले, फ्लड वाटर टेक्निक कह लें, या एनएफटी टेक्निक कह लें। यानी विभिन्न जो तकनीक है हाइड्रोपोनिक के अंदर में प्रयोग में लाए जाते हैं। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौधे उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें 36 की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। हमें आवश्यकता होती है वो है जो इसके अवयव हम कह लें, वो है हमारे पास एक पीवीसी पाइप या ग्रोइंग चेम्बर जिसमें कि हम पौधों को पैदा करते हैं। हमें रिजर्ववायर चाहिए, यानी जो पानी का स्रोत चाहिए जहाँ से हम जल लेते हैं। पानी उपलब्ध कराने के लिए सबमर्सिबल पंप की ज़रूरत होती है, डिलीवरी पाइप की ज़रूरत होती है, एयर पंप की, चूँकि उसमें जल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक पोषक तत्व है या पोषक यौगिक है जल में उपलब्ध कराते हैं जिससे कि पौधा अपना विकास कर सके। बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य भूमि की परेशानी कम होगी। खड़ी खेती के माध्यम से कम जमीन में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। खड़ी खेती में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मौसम का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल नष्ट होने का कोई खतरा नहीं रहता है। परंपरागत खेती में कई तरह के रासायनिक खाद और खतरनाक कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती है। वहीं खड़ी खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार की काफी संभावनाएं हैं। साथ ही इसमें पानी और मजदूर की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड तकनीक पर आधारित खेती है। शहरी क्षेत्र के किसानों के लिए काफी लाभकारी है। इस समय वर्टिकल कृषि मुख्य रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में होती है। यहाँ उद्यमियों ने शौकिया तौर पर वर्टिकल खेती की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में व्यावसायिक उद्यम का रूप दे दिया गया।
इन शहरों में बहुत से उद्यमी हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे जानी मानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधे को पानी में उगाया जाता है। इस पानी में आवश्यक पादप पोषक मिले होते हैं। एरोपोनिक्स में पौधे की जड़ों पर केवल मिश्रित पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। गमले में लगे पौधों के मामले में आमतौर पर मिट्टी की जगह परलाइट, नारियल के रेशे, कोकोपीट, फसलों का फूस या बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जो हमारे पौधों के विकास के लिए जो आवश्यकता होती है वो है 25 से लेकर के 35 डिग्री के बीच में हमें तापमान को मेंटेन रखना होता है। और इस तकनीक का जो हमें मूल लाभ के रूप में अगर हम देखते हैं तो एक तो यह है कि हम जो अभी हमारे उपभोक्ता हैं, जो शहरी क्षेत्र के लोग जो स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए हैं, तो उन्हें ताज़ा फसल और हमेशा उपलब्ध चाहिए। तो शहरी क्षेत्रों में हम कम भूमि में इन फसलों को उपजा करके और किसानों को उपलब्ध करा पाते हैं। चाहे वो टमाटर हो, पालक हो, खीरा हो, शिमला मिर्च हो, मटर हो, स्ट्रॉबेरी है या फिर तुलसी, गाजर, मूली, खीरा, ऐसे सब्जियां हैं जिनकी सालों भर आवश्यकता होती है, बाजार में सालों भर मांग बना रहता है, तो हम उसको उत्पादन कर पाते हैं। सो अगर हम कुल मिलाकर अगर इसको हम देखते हैं तो यह तकनीक आज बाजार की और हमारे वातावरण की आवश्यकता है। यह तकनीक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। गोवा वगैरह में तो काफ़ी लोग इसको कर रहे हैं और आमतौर पे भी इस दिशा में एक चरण के रूप में लोग अपने छतों पे भी अब सब्जियों की खेती करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो यह आने वाला समय जो है इस तकनीक के लिए काफ़ी ही उज्जवल इसका भविष्य दिखाई पड़ रहा है और हमारे किसान के पास एक अच्छा विकल्प यह के रूप में यह आ रहा है, जिसको अपनाकर हमारे किसान भाई अच्छी आमदनी को प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।